हेलो एवरीवन, आप सभी का ऑर्किड्स ई लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 5 के हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अब्बा। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं, माता पिता किसी भी बच्चे के पहले आदर्श होते हैं। वह जाने अनजाने उनके गुण और अवगुण ग्रहण करता है। इसीलिए माता पिता का यह प्रयास होता है कि वे अपने व्यवहार से अपनी संतान के सम्मुख केवल अपने गुणों का ही प्रदर्शन करें। यदि उनमें कोई अवगुण भी हो तो वह उनकी संतान की नजर से बचाए रखते हैं। पाठ प्रवेश है। मशहूर शायर कैफी आजमी पिता और प्रसिद्ध रंगकर्मी शौकत आजमी मां के रूप में मिले तो संतान शबाना आजमी जैसी बेजोड़ अभिनेत्री ही बनती है। शबाना आजमी पुराने समय की बहुत ही मशहूर अदाकारा थी, वो अभी भी है, अभिनेत्री थी। तो वो इस पाठ में अपने पिता के बारे में कुछ बता रही है हमें। इस पाठ में शबाना आजमी अपने बचपन को याद करते हुए बता रही है कि अपने माता पिता के जीवन से उन्होंने क्या कुछ पाया और उनसे क्या सीखा। तो शबाना आजमी जी कहती है, वे कभी दूसरों के जैसे थे ही नहीं, लेकिन बचपन में यह बात मेरे नन्हे से दिमाग में समाती नहीं थी। न तो वे ऑफिस जाते थे, न अंग्रेजी बोलते थे और न दूसरों के डैडी और पापा की तरह पैंट शर्ट पहनते थे। सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे। वे डैडी या पापा के बजाय अब्बा थे, यानी शबाना आजमी अपने पिता को अब्बा बुलाया करती थी। बचपन में मुझे अपनी माँ बाप की बेटी होने की वजह से कुछ अनोखे तजुर्बे भी हुए। तजुर्बे यानी अनुभव, एक्सपीरियंस। तजुर्बे का मतलब होता है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। जिस अंग्रेजी स्कूल में मेरा दाखिला कराया जा रहा था, वहां शर्त थी कि वही बच्चे दाखिला पा सकते हैं जिनके माँ बाप को अंग्रेजी आती हो। मेरे माँ बाप अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसीलिए मेरे दाखिले के लिए मशहूर शायर सरदार जाफरी की बीवी सुल्ताना जाफरी मेरी माँ बनी। अब्बा के एक दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना मेरे अब्बा बने। दाखिला तो मिल गया, मगर कई बरस बाद मेरी वाइस प्रिंसिपल ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, कल रात एक मुशायरे में मैंने तुम्हारे अब्बा को देखा। मुशायरा यानी शायरों का इकट्ठा होकर उर्दू पढ़ना या कविता बोलना, उसे कहते हैं मुशायरा। वह उन अब्बा से बिल्कुल अलग लग रहे थे जो पेरेंट्स डे पर स्कूल आते हैं। एक पल को मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, यानी मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से कहानी गढ़ी। पिछले दिनों टाइफाइड होने की वजह से अब्बा अचानक इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। वे मान गई और मैं बाल बाल बच गई। ये है अब्बा कैफी आजमी, अम्मी शौकत आजमी और ये है शबाना आजमी। अब्बा को छुपाकर रखना ज्यादा दिन मुमकिन न रहा। मुमकिन यानी संभव, पॉसिबल। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी एक सहेली ने क्लास में आकर बताया, मैंने तुम्हारे अब्बा का नाम अखबार में पढ़ा है। बस उस पल के बाद बाजी पलट गई। जहां शर्मिंदगी थी वहां गौरव आ गया। शर्मिंदगी यानी शर्मिंदा होना, एम्बैरेसमेंट, वहां पे गौरव आ गया। 40 बच्चे थे क्लास में, मगर किसी और के डैडी या पापा का नहीं, मेरे अब्बा का नाम छपा था अखबार में। अब मुझे उनका सबसे अलग तरह का होना भी अच्छा लगने लगा। अब मैं उस काले रंग की गुड़िया से भी खेलने लगी जो अब्बा ने ला कर दी थी। उन्होंने समझाया कि सारे रंगों की तरह काला रंग भी बहुत सुंदर होता है। तब मैं 7 बरस की थी। उस उम्र में मुझे भी वैसी ही गुड़िया चाहिए थी जैसे कि मेरी सहेलियों के पास थी। सुनहरे बालों वाली यानी गोल्डन हेयर्स वाली, नीली आंखों वाली। अब्बा से मैंने यह पहला सबक सीखा कि कामयाबी दूसरों की नकल में नहीं, आत्मविश्वास में है। आत्मविश्वास यानी अपने पे भरोसा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। 9 बरस की उम्र तक मैं अपने माँ बाप के साथ
रेड फ्लैग हॉल में जाती रहती थी। 9 बरस की उम्र तक मैं अपने माँ बाप के साथ रेड फ्लैग हॉल में रहती थी। हर कामरेड परिवार को एक कमरा दिया गया था। बाद में हमारे हालात थोड़े बेहतर हो गए। फिर हम लोग जानकी कुटीर में रहने आ गए, मगर अम्मी ने थिएटर में काम जारी रखा। वो थिएटर में काम करती रही। उनकी थिएटर में बहुत प्रशंसा होती थी और उन्हें भी अपने काम से बहुत प्यार था। मुझे याद है, महाराष्ट्र स्टेट प्रतियोगिता के लिए वे एक ड्रामा पगली की तैयारी कर रही थी। उन दिनों वे अपने रोल में इतनी खोई रहती थी कि आपसी बातचीत भी पगली के अंदाज में करने लगी थी। कभी धोबी से हिसाब लेते हुए, कभी रसोई में खाना पकाते हुए मुझे लगा मेरी माँ सचमुच पागल हो गई है। मैं रोते हुए अब्बा के पास गई, जो अपनी मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। अपना काम छोड़कर वे मुझे समुद्र के किनारे ले गए। रेत पर चलते चलते उन्होंने मुझे समझाया कि अम्मी को कितने कम वक्त में कितने बड़े ड्रामे की तैयारी करनी पड़ रही है। ऐसे में हम सबका परिवार के हर सदस्य का यह कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें, अन्यथा वे प्रतियोगिता में कैसे जीत पाएगी। बस फिर क्या था, मैंने जैसे सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। जब अम्मी को महाराष्ट्र सरकार से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो मैं ऐसे इतरा रही थी जैसे अवार्ड अम्मी ने नहीं, मैंने जीता हो। अब्बा तब तक कलम कागज पर नहीं रखते जब तक कि डेडलाइन सिर पर ना आ जाए। फिर फिजूल कामों में अपने को वो उलझा लेते थे, जैसे कि अपनी मेज की सभी दराजें साफ करना, कई खत जो यूं ही पड़े हो उनका जवाब देना, मतलब यह कि जो लिखना है उसके अलावा और सब कुछ। उधर यह बात करते हुए कहीं उनकी सोच जो लिखना है उसे भी चुपके चुपके लफ्जों के सांचे में ढालती रहती है। फिर जब लिखना शुरू करते हैं तो भले घर में रेडियो बज रहा हो, बच्चे शोर मचा रहे हो, घर के लोग ताश खेल रहे हो, हंगामा हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर पर खामोशी का हुक्म हो गया कि अब्बा काम कर रहे हैं। लिखते वक्त उनकी स्टडी का दरवाजा भी खुला रहता है। अब्बा को अच्छे खाने का बेहद शौक है और उन्हें पूरा यकीन है कि अच्छा खाना सिर्फ उत्तर प्रदेश का होता है। अम्मी उन्हें कभी हैदराबादी खाना नहीं खिला सकी। घर में जब हैदराबाद की खट्टी दाल बनती है तो अब्बा के लिए अलग यूपी की दाल होती है। टेबल पर खाना अपनी प्लेट में कभी खुद नहीं निकालेंगे, न बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। अम्मी को जाने कैसे पता चल जाता है कि उन्हें प्लेट में क्या और कितना चाहिए। अब्बा सिर्फ तब खाने की मेज पर यह कहते हैं कि उन्हें और चाहिए जब मैंने कुछ अपने हाथ से पकाया हो। खाना पकाने का फन आज तक मुझे नहीं आया है। घर के बाकी लोग जहाँ तक हो सके मेरे बनाए पकवान से बच निकलने की ही कोशिश करते हैं, मगर अब्बा ऐसे मजे लेकर खाते हैं जैसे अवध के किसी शाही खानसामे द्वारा पकाया गया बेहतरीन खाना हो। सच कहूँ तो उनका यह लाड़ हर बार मेरे दिल को ही अच्छा लगता है। शबाना आजमी। कैफी आजमी का गांव। मिजवा के बड़े जमींदार के परिवार में पैदा हुए थे कैफी आजमी। 20 साल की उम्र में वे मुंबई आ गए। संघर्ष किया, तरक्की की, नाम कमाया, पहचान बनाई और वो वक्त भी आया जब कैफी आजमी का घर उर्दू गजल का स्थायी पता हो गया। लेकिन अपने गांव को लेकर उनके ख्वाब अधूरे थे। लकवे ने उन्हें लाचार कर दिया। 1979 में वे शबाना आजमी के साथ मिजवा आ गए। देखा कि गांव जहां का तहां ठहरा हुआ है। लड़कियों को सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ब्याह दिया जा रहा था। स्कूल का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। तब कैफी आजमी ने तय किया कि वे गांव को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। उनकी कोशिशों से एक गैर सरकारी संगठन बनाया गया। नाम रखा
मिजवा कल्याण समिति। कैफी साहब गांव में मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए खुद मेहनत कर रहे थे। वे गांव में व्हील चेयर पर घूमते, लोगों से बात करते, उन्हें तरक्की के बारे में बताते, समझाते कि गांव को भी हर हाल में उस राह पर चलना है। काम शुरू हुआ तो सबसे पहली जरूरत सड़क की महसूस हुई ताकि गांव को दूसरे गांव और कस्बों से जोड़ा जा सके। फिर शिक्षा और स्कूल की पहल। कैफी साहब की बीवी शौकत ठहरी रंगमंच की कलाकार। उन्होंने शिक्षा की अलख जगाने का काम अपने हाथ में ले लिया। अब बारी थी स्कूल बनाने की। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद गांव को दे दी। कारवां आगे बढ़ा, गांव को स्कूल मिला, फिर ट्यूबवेल और पोस्ट ऑफिस। कुछ दिनों बाद इंटरमीडिएट स्कूल, कंप्यूटर सेंटर और सिलाई कढ़ाई केंद्र भी बना। शुरू में सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए गांव की महिलाओं को शबाना ने तैयार किया। वे घर घर जाती, पुरुषों को बताती कि इससे उनकी औरतें कुछ सीखेगी और 2 पैसे भी कमा कर लाएंगी। इस मशक्कत का शुरुआती दौर बड़ा तनाव भरा था। कैफी साहब का मई 2002 में इंतकाल हो गया, लेकिन उनके गांव, उनके लोगों, वहां की लड़कियों को ताकत देने की उनकी कोशिश जिंदा रही, चलती रही। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon to stay updated. Your comments and suggestions are valuable to us.